हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक के बारे में। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आज वेटनरी साइंस की आपका पशुपालन है जो उनकी क्लास रहने वाली है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहेगी। आज अपना फर्स्ट मॉडल पेपर है। आज अपन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे पहली क्लास। आज से अपन विधिवत अपन एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बहुत ही शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ही पहली क्लास में जुड़ना न भूले। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास में आए हो तो सेशन को लाइक करके आ जाए और चैनल को सब्सक्राइबर करके फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तमाम बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ गए हैं। तो अपन क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या जानकारी दे रखी है, बहुत ही शानदार। पहले मोटिवेशन हो जाए आपके लिए। बहुत ही खास मोटिवेशन रहने वाला आज का कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो जिन्हें पाने की हिम्मत रखता है। जो हिम्मत रखेगा वही आगे जा पाएगा, बाकी तो टूटकर बिखर कर निखर कर वहीं गिर जाएंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत रखोगे तब जाके कहीं अपन सपनों के वो मंजिल की ओर आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आपके सपने हमेशा हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास हर कदम रखना चाहिए ताकि आप हर सब आगे बढ़ सके। तो अपन आगे और क्या जानकारी दे रखी है, जानकारी ना होकर पहले ही क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। जानकारी आपको आगे थोड़ी बहुत देंगे, पहले क्वेश्चनों को कर लेते हैं विधिवत स्टार्ट। पहले ही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है ना। कोई परेशानी हो किसी को तो मैसेज कर लेना, आपकी दिक्कत को सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, पहले ही क्वेश्चंस आ गया आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। पहले ही क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि जंतुओं में पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उनके उपयोग को विज्ञान की किस मतलब रहती है, कौन सी मतलब विज्ञान के अंदर किया जाता है। क्या एनिमिज्म के अंदर, वेटनरी साइंस के अंदर, या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, या डेयरी साइंस के अंदर। किसके अंदर? पशुओं का पालन पोषण करना, देखभाल करना, ब्रीडिंग करना व उनके उपयोग के विज्ञान के लिए कौन सी शाखा या कौन से साइंस के अंदर ये किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री जिसे पशुपालन कहा जाता है उनके अंदर ही किया जाता है। पालन पोषण करना, पशुओं का देखभाल करना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनके उपयोग व उनके उपचार के लिए जो काम में लिया जाता है वो एनिमल हस्बेंड्री को काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन क्लास लेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री की। तो तमाम बच्चे क्लास में एंड तक बने रहना, आपको बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी क्लासों के माध्यम से। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई है, आज से अपन विधिवत एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? किस पशु के अंदर वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, ये वसा बताना। ठीक है, वसा के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखो रहा, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है? फैट परसेंट। गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर या बकरी के अंदर? सबसे ज़्यादा पशुओं के अंदर सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज की बात करें तो भेड़ के अंदर रहती है। कितने परसेंट रहती है? 7.90% रहती है। कितने परसेंट? 7.90% रहती है। और गाय के अंदर कितना रहता है आपको पता है क्या? 4.14% के आसपास, और 4.25% के आसपास बकरी में रहता है, और भैंस में अंदर रहता है 7.38%। ये आपको सारे परसेंटेज ध्यान में रखना है। आपको एक टेबल भी दे रखा होगा, जो भी आप एनिमल हस्बेंड्री की या आप एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ते हो तो उसके अंदर 12th की किताब रहती है, उसके अंदर एक पीछे सारणी दे रखी है, उसमें सारा अलग अलग दे रखा है कि खनिज लवण कितने परसेंट में रहता है, जल कितने परसेंट में रहता है। उससे प्रॉपर तरीके से 1-2 सवाल बनते हैं एग्जाम में हर साल। तो आपको भी वो सारणी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेनी ताकि एग्जाम के अंदर सवाल गलत होने की संभावना न रहे। तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बताया जा रहा है? एफएमडी रोग पशुओं को किसके द्वारा फैलता है? भाई एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, परजीवी, कवक या विषाणु? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ, किसके द्वारा फैलता है एफएमडी रोग? विषाणु, बिल्कुल सही बता रहे हो। एफएमडी एंड इसको बोलते हैं फूड एंड माउथ डिसीज, मतलब खुर पका मुंह पका रोग। पहले खुर के अंदर होता है, मतलब पैरों के अंदर, फिर वो पशु साड़ता है और फिर उसकी जबान से शरीर के अंदर चला जाता है। इसे बोलता है खुर पका मुंह पका। ठीक है, दोनों के अंदर ये शरीर के अंदर बीमारी फैलने के कारण पशु को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचता है और पशु कई बार मृत्यु भी हो जाती है पशु की भयंकर बीमारी होने के कारण। इसलिए ये बारिश के कारण सबसे ज़्यादा होता है। उस समय कीड़े वगैरह उनके पैर में बढ़ जाते हैं और पशु के शरीर साटने पर वो शरीर में भी फैल जाता है। तो ये विषाणु जनित बीमारी एफएमडी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त था। अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तमाम विद्यार्थी साथ साथ में उत्तर भी बताएंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उत्तर बता सकते हो। ठीक है, थारपारकर नस्ल किसकी है? भाई थारपारकर नस्ल किसकी है? आपको पता है क्या? घोड़े की है, बकरी की है, गाय की या भैंस की है?
आपको नस्लें तो तमाम आनी चाहिए, क्योंकि हर नस्ल के बारे में, किसी भी नस्ल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। मेवाती है, मालवी है, जो भी गाय की नस्ल रहती है या भैंस की नस्ल रहती है, अलग अलग प्रकार से सभी की नस्लों आपको कंटेस्ट होनी चाहिए। तो थारपारकर एक प्रकार की गाय की नस्ल है। कैसी नस्ल है? ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब द्विप्रयोगी नस्ल है, जो दूध उत्पादन में भी अच्छी है और भार ढोने के लिए भी इनके बैल वगैरह अच्छे माने जाते हैं, इसलिए द्विप्रयोजनी नस्लों के लिए उपयुक्त मानी जाती है थारपारकर। थारपारकर राजस्थान के जो पाकिस्तान के आसपास जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में मुख्यतः देखने को मिलती है, और जोधपुर का पश्चिमी इलाका या जोधपुर के आसपास भी थारपारकर पाई जाती है। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि उच्चतम गलीचे ऊन व भेड़ की कौन सी नस्ल से प्राप्त होते हैं? उच्चतम प्रकार के गलीचे रहते हैं वो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? आपको पता होगा कि सबसे उपयुक्त जो वस्त्र बनाने की वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, जिससे वस्त्र प्राप्त कर जाते हैं, और भी बहुत ही मोटे वस्त्र और ऊनी वस्त्र जो अपने सर्दियों के समय अपन काम में लेते हैं उन वस्त्रों को, ऐसे वस्त्र वगैरह जो उच्चतम गलीचे भी उनसे बनते हैं। ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो चोकला भेड़। चोकला भेड़ है जो राजस्थान में चूरू, सीकर और झुंझुनू इन जिलों में शेखावटी के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये भेड़ जो राजस्थान में सबसे उच्चतम गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तमाम विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में उत्तर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए और अच्छे से आपका क्लास के अंदर रिविजन हो जाए। साथ साथ में आपको याद हो जाने चाहिए, क्लास खत्म पूरे प्रश्न याद। ऐसा नहीं कि क्लास के बाद फिर आपको देखना पड़े कि भाई वो प्रश्न क्या था, वो उसके आंसर क्या था, ऐसा नहीं। एक बार क्लास देखो, तुरंत क्लास के अंदर ही याद कर लो, फिर आपको झंझटमारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार ही देखकर याद हो जाना चाहिए, ऐसी प्रयास आपको रखना है साथ साथ में। ठीक है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, आपको आंसर भी साथ साथ में लिखना है, या थोड़े बहुत मतलब माइंड को एक्टिव रखना है ताकि आपको पूरी क्लास एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक प्रकार का उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है या विरेचक है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। सर जी ये तो जीवाणुरोधक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? जीवाणुरोधक है। बिल्कुल, मैंने जीवाणुरोधक को राइट आंसर बता दिया, जीवाणुरोधक ही है, इसका सी राइट होगा। सी राइट होगा, जीवाणुरोधक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चंस है कि पशुओं में जो आयु की गणना की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? मुख्यतः सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? जो पशुओं के जो शरीर में शरीर के आधार पर, या दांतों की संख्या के आधार पर, दूध उत्पादन के आधार पर, या पूंछ की लंबाई के आधार पर? मतलब इसका मतलब है कि अपन शरीर के आधार पर या पशुओं को किस प्रकार से अपन मतलब उनकी आयु को गणना को ज्ञात कर सकते हैं। मुख्यतः सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? उपयुक्त विधि दांतों द्वारा। दांतों के द्वारा कौन सी विधि? दांतों के द्वारा ही सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है पशुओं को जो आयु की गणना को उनको तय करने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? किस पशु को कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम? क्या गाय को, भैंस को, बकरी को या भेड़ को? बिल्कुल सर जी, इसका तो भेड़ आंसर राइट बताओ, क्योंकि भेड़ को ही कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम। अच्छा क्वेश्चंस राइट आंसर बता रहे हो तमाम आप, डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस था। और बता दो कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। और चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बकरी को। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी भी इसे दूध निकाला जा सकता है। बकरी के मतलब बकरी रहती है, उनसे कभी भी अपन दूध निकाल सकते हैं, इसलिए चलता फिरता फ्रिज और रेगिस्तान के अंदर बकरियों को मुख्यतः पाला जाता है, उसके हिसाब से उनको कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि मुर्गियों में सेसक रोग मुख्यतः किसका कारण है भाई? सेसक किसके कारण फैलता है? क्या जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी? ध्यानपूर्वक जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। राइट आंसर सर जी इसका हो जाएगा क्या विषाणु करेंगे? बिल्कुल विषाणु करेंगे, विषाणु को ही करेंगे, क्योंकि सेसक रोग है जो विषाणु जनित बीमारी है। कौन सा है? जिसे मुर्गियों के अंदर होता है चिकन पॉक्स, फाउल पॉक्स, इस प्रकार की बीमारी रहती है भाई अलग अलग, तो उसके अंदर विषाणु जनित जो बीमारी के कारण ही सेसक रोग फैलता है। ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है कि गाय की मुख्यतः जो नस्ल है वो गिर गाय मुख्यतः किस राज्यों की है? अलग अलग राज्य दे रखे,
तो उसी हिसाब से आपको स्टेज बताना है। स्टेज कौन सा स्टेज होगा, जो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या हरियाणा। ध्यानपूर्वक देख के बताएंगे कि राजस्थान में जो गिर की मुख्यतः नस्ल किस राज्यों की है। राजस्थान और गुजरात, बिल्कुल राजस्थान और गुजरात ये दो राज्य होंगे जिनके गिर गाय मुख्यतः पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। पशुओं में प्रजनन मुख्यतः किस प्रकार का काम में लेते हैं, या प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ है उनको काम में लेते हैं। क्या प्राकृतिक प्रजनन करते हैं, कृत्रिम प्रजनन करते हैं, या भ्रूण का प्रत्यारोपण करते हैं, या उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये सभी अपन काम में ले सकते हैं। पशुओं के प्रजनन के लिए सभी काम में ले सकते हैं, सभी विधियों को काम में ले सकते हैं। प्राकृतिक प्रजनन भी करवा सकते हैं, कृत्रिम प्रजनन जो डॉक्टर को बुलाकर उनके द्वारा भी, जो LSA रहते हैं वो डॉक्टर रहते हैं, आपको जो आप डॉक्टर बनोगे बाद में आपको भी जो प्रजनन के लिए जो बुलाएंगे उस प्रकार से आप भी कृत्रिम प्रजनन जो LSA जो भाई लोग रहते हैं वो भी कृत्रिम प्रजनन करते हैं, और भ्रूण प्रत्यारोपण ये भी किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी ये विधियाँ जो काम में ली जाती है। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन, इसका D राइट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि राजस्थान में पशुओं की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कौन सा पशु है जिसमें पिछले वर्षों की संख्या में मतलब बढ़ोतरी हुई है सबसे ज़्यादा। बकरी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और बकरी मुख्यतः बाड़मेर में, राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान है बाड़मेर में बकरी, और राजस्थान के अंदर भी बकरी के मामले में अपन फर्स्ट है। ठीक है, ऊँट के मामले में फर्स्ट है, और गधे के मामले में भी फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं ई बुक के बारे में। जिनको भी ये जानकारी नहीं मिली है उनके लिए जानना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमने एक ई बुक को बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से एक प्रीवर्क किया है। तो ई बुक में क्या रहने वाला है, ये ई बुक किसके लिए है, सारी जानकारी इस के माध्यम से दे देंगे आपको। तो राजस्थान पशुधन सहायक के लिए लाइव स्टॉक असिस्टेंट नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी ई बुक तैयार कर दी गई है। ई बुक के अंदर क्या रहने वाला है, आपको पहले तो जानकारी दे देते हैं क्या रहने वाला है ई बुक के अंदर। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिनके 500 न होकर 700 क्वेश्चंस कर दिए, राजस्थान का करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन के 500 क्वेश्चन, ऐसे टोटल मिलाकर 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का समावेश आपको दिखने को मिलेगा। कितने रुपये में, मात्र 49 रुपये में आपको ई बुक परचेज करवा दी जाएगी व्हाट्सअप के जरिए। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, देखो व्हाट्सअप नंबर आपने डायल नहीं किया है तो एक बार कॉपी के अंदर या जहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मिले तो वहाँ पर आपको एक बार उनको डायल कर ले, मतलब कॉपी के अंदर ऐड कर ले, ताकि बाद में आपको जब भी मैसेज करे तब इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना कि सर जी हमारे को एक ई बुक लेनी थी, तो आप ई बुक है तो आपको हमारे को भेजने के कष्ट करें। तो आपको ज़रूर वहाँ से ई बुक हमारे टीम के द्वारा जो मैसेज देखा जाएगा और फिर आपको वहाँ से रिप्लाई दे दिया जाएगा कि ई बुक के लिए आपको एक डेमो भी भेज देंगे, ताकि आपको पहले पता लगे कि हकीकत में डेमो के अंदर आप ई बुक सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। कई बच्चों का ये भी भ्रम है कि सर ई बुक में क्या रहने वाला है या ई बुक किस प्रकार से। हमने एक नोट्स को तैयार किया, मतलब अलग अलग नोट्स है, जैसे कि 1 लाइनर नोट्स है, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा फिर आंसर रहेगा। इसी प्रकार से 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस प्रकार से मेंटेन किया पूरा, और एक बहुत ही शानदार और राजस्थान में एक तरफा हमारी इस बार ई बुक रही और बहुत ही ज़बरदस्त खूब बच्चों ने ली अभी तक। और आप भी देरी न करें, आज ही मैसेज कर लेना, ताकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो आपको ई बुक का परचेज कर लेना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो हमारे को इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अब 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले हमने क्वेश्चंस किए, अब 13वां क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, 13वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई, ज़बरदस्त। गरीब की गाय किसे कहा जाता है भाई, गरीब की गाय किसे कहा जाता है, गाय को, भैंस को, बकरी को या भेड़ को। जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, क्या आपको पता है क्या, जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। बकरी को, सर जी बकरी को ही कहा जाता है गरीब की गाय, अभी तो बताया था आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको जानकारी हो गई।
क्वेश्चंस तो नहीं था, लेकिन उस समय हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भेड़ में कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए किसे प्रयोग में लिया जाता है। कृमि को प्रकोप को बचाने के लिए अपन किसके लिए मतलब किसको उपयोग में लेंगे, एल्कोहल को, नीला थोथा को, कपूर को या अरंडी के तेल को। सौदवे का राइट आंसर बताओ। नीला थोथा। नीला थोथा इस प्रकार से है, आपको थोड़ा बहुत या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो सही बता देते हैं कि नीला थोथा इस प्रकार से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नीला थोथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि दो भागों में बटा हुआ खुर किसके अंदर होता है। क्या आपको पता है कौन से पशु के अंदर होता है दो भागों में बटा हुआ खुर? घोड़ों के अंदर, हाथी के अंदर, भेड़ के अंदर या जेब्रा के अंदर? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। भेड़ के अंदर रहता है, भेड़ के अंदर। एक रहते हैं सोलिपेड, एक रहते हैं पॉलीपेड। आपको दोनों की कोई जानकारी है कि नहीं है? जानकारी नहीं है तो आपको बता देते हैं। सोलिपेड मतलब सवारी वाले, तो सवारी वाले अपन जिनकी सवारी करते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं, और पॉलीपेड जिनके अलग अलग जो खुर पाए जाते हैं वो ध्यान में रखेंगे। जो पॉलीपेड रहते हैं तो उनके खुर नहीं होते, और सोलिपेड रहते हैं उनके खुर होते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय के अंदर दिया जाता है। भाई गाय के अंदर दूध को बढ़ाना है तो अपन किस प्रकार की जो उनके लिए वैक्सीन रहती है वो उस वैक्सीन को देंगे, जिस कारण पशु के अंदर दूध की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या प्रोलैक्टिन, साइब्रिटोल या एस्ट्रोट्रोबोल या गेनोट्रोपिन? इसी प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, इसी प्रकार को आपको ध्यान में रखकर राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 का हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ध्यान में रखेंगे, प्रोलैक्टिन ही होगा इसका राइट आंसर। अच्छे प्रकार से बताएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि पशुओं के अंदर एचएस रोग नामक टीके का मुख्यतः कारण क्या है, कारक क्या है भाई? एचएस टीका किस लिए लगाया जाता है, किस पशु में होता है भाई? एचएस हिमोरेजिया सेप्टिसेमिया जिसे बोलते हैं अपन, किस पशु का मुख्य रोग कारक है? 70वें का राइट आंसर बताओ। पार्सुरेला मोल्टोसिडा नामक जो रोग कारक के रूप में काम में रहते हैं, जो हिमोरेजिया सेप्टिसेमिया के लिए रोग कारक के लिए ये काम में लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई। विश्व की प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है भाई? अंगोरा। अंगोरा नामक एक प्रकार की ऊन है, वो किसके अंदर पाई जाती है? क्या भेड़ के अंदर, खरगोश के अंदर, बकरी के अंदर या गाय के अंदर? 18वें का आपको राइट आंसर बताना है। खरगोश के अंदर, बिल्कुल खरगोश के अंदर ही पाई जाती है। अंगोरा नामक ऊन है जो खरगोश के अंदर पाई जाती है। बी इसका राइट होगा। बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। ठीक है, अंगोरा ऊन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार है कि बैक्टीरियन जो ऊँट रहते हैं वो ऊँट क्या कहलाता है, किस प्रकार के ऊँट रहते हैं जो बैक्टीरियन एक कुबड़ वाले होते हैं? क्या 2 कुबड़ वाले होते हैं या 4 कुबड़, या कुबड़ नहीं पाया जाता? आपको जानकारी होनी चाहिए। बैक्टीरियन ऊँट रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं? 2 कुबड़, बिल्कुल। ये लेह लद्दाख वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं, उन देशों में वगैरह पाए जाते हैं। हमारे भारत में ये नहीं मिलते। वो उनके कितने कुबड़ रहते हैं? 2 कुबड़ रहते हैं। इसी प्रकार से बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं, जिससे कैमेलस बैक्टीरियंस बोलते हैं अपन, जिनके 2 कुबड़ रहते हैं। और अपने यहाँ के होते हैं उसे बोलते हैं कैमेलस ड्रोमोडोरियस, जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर मुख्यतः देखने को मिलते हैं, दोरों के अंदर। ये ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि जल में प्रदूषण से होने वाला रोग, जो जल के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? आपको ध्यान में होना चाहिए। एफएमडी, एंथ्रेक्स, तपेदी या उपयुक्त सभी? बिल्कुल आप राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उपयुक्त सभी होगा। एफएमडी होगा, एंथ्रेक्स भी होगा और तपेदी रोग भी होगा, जो मुख्यतः जल के प्रदूषण से ये रोग मुख्यतः फैलते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि कौन से दुधारू जो गाय के रूप में, नस्ल के रूप में नहीं है? ऐसी कौन सी गाय है जो दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? क्या थारपारकर, नागौरी, गिर या साहिवाल? देखते ही आपको पता लग गया होगा कि थारपारकर कौन सी है, या नागौरी कौन सी है, गिर कौन सी है, या साहिवाल कौन सी है? क्या आपको पता लग गया? बिल्कुल नागौरी क्या है, एक प्रकार की भारवाहक नस्ल है। बाकी तीनों क्या है?
तीनों न मार के दोनों मानेंगे, क्योंकि थारपारकर तो द्वीप प्रजननी नस्ल है और गिर और साहिवाल ये दुधारू नस्ल है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दुधारू कौन सी है, भारवाहक कौन सी है, द्वीप प्रजननी कौन सी है, अलग अलग नस्लें रहती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि बकरी में तोतापुरी या तोता के मुख के समान दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, जो बकरी की नस्ल है, जो तोते के समान मुख उनका दिखता है, या रोमन नाक के रूप में जानी जाती है, रोमन नाक भी होता है, या तोतापुरी नाक के रूप में दिखती है, ऐसी कौन सी बकरी है। 22वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, तो बारबरी को राइट बताएंगे। बारबरी, जिसका तोतापुरी नाक के नाम से जाना जाता है, तोता के समान मुख रहता है उनका, ध्यान में रखेंगे बारबरी। या सोमालिया का जो अफ्रीका क्षेत्र है, अफ्रीका जो देश के अंदर सोमालिया वहाँ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः उसका उत्पत्ति स्थान वहाँ है, लेकिन मुख्यतः अब वर्तमान में ये अपने भारत में भी खूब देखने को मिलती है ये बकरियाँ बारबरी, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, किस स्टेज में, आपको ध्यान में रखकर बताना होगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल। टोंक जिले के मालपुरा टोंक के अंदर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, इनकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसको कसवरी बोलते हैं, CSWRI इनको बोलते हैं, ठीक है, कसवरी बोलते हैं, CSWRI। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि भेड़ में कौन सी नस्ल जो उदयपुर संभाग में मुख्यतः देखने को मिलती है, उदयपुर संभाग के अंदर पाई जाती है। 24वें का राइट आंसर बताएंगे सोनाड़ी, बिल्कुल। सोनाड़ी जो नस्ल है, जो भेड़ की नस्ल है, मुख्यतः उदयपुर संभाग के आसपास, उदयपुर के उन जिलों के आसपास पाई जाती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि भेड़ की कौन सी नस्ल जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः देखने को मिलती है, सर्वगह है, जो उत्तर प्रदेश में भैंस की नस्ल ये पाई जाती है। 25वें का राइट आंसर बताएंगे बदावरी, बिल्कुल बदावरी, जिसका तांबे जैसा रंग होता है, बदावरी, वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के आसपास इन इलाकों में पाई जाती है। आगरा, मथुरा, इन जिलों में मुख्यतः देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि नर ऊँट में कितने वर्षों में परिपक्व हो जाता है। भाई, नर ऊँट कितने वर्षों तक परिपक्व हो जाता है? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, बिल्कुल। 5 वर्षों तक नर ऊँट होता है वो परिपक्व हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि पशु गणना 2007 के अनुसार प्रति वर्ग पशु सघनता का कितना प्रतिशत था, 2007 के अनुसार पूछा है। अब तो आपको 20वीं पशु गणना 2019 के हिसाब से सारे आंकड़े ध्यान में रखने हैं, लेकिन कई के बार पुराना आंकड़ा भी पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। 266, ठीक है, 266 इसका राइट हो जाएगा। क्या ये प्रश्न थोड़ा बहुत गलत लग रहा है या इस हिसाब से मेरे को? कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को गलत बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रश्न को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको और अब पढ़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न में थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसके आंकड़े ही सही नहीं बैठ रहे हैं और प्रश्न की लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, तो इसी हिसाब से आपको इसका राइट आंसर नहीं बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 20वीं पशु गणना जो 2019 है उनके आंकड़े ध्यान में रखेंगे, उनके अनुसार कितना जो कुल पशु घनत्व है राजस्थान के अंदर, पशु सघनता कितनी थी, इस हिसाब से आपको सारी जानकारी ध्यान में रखनी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि WHO द्वारा पशु प्लेग जो उन्मूलन कब घोषित किया गया। WHO द्वारा पशु प्लेग जो उन्मूलन कब घोषित किया गया, डेट सहित आपको सन भी बताना है साथ में, ठीक है। 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही कि 8 अगस्त 2011 को WHO द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन घोषित किया गया, 8 अगस्त 2011, ये इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चन कि कुक्कुट रानीखेत व्याधि जो मुख्यतः किसके अंदर फैलती है, जो ये किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु, विषाणु, फुफुंद या एक प्रकार के कण जीव रहते हैं उनके द्वारा, तो इसके अंदर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा फैलती है रानीखेत जो बीमारी रहती है कुक्कुट के अंदर, विषाणु जनित पैरामिक्सो वायरस पाया जाता है।
अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, कि वर्ष 2011-12 में भारत में अनुमानित कुल दूध उत्पादन में कितने मिलियन हुआ है। ये भी पुराने आंकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना आंकड़ा ये तो राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही सटीक आंकड़ा था। 2011-12 के अनुसार भारत में अनुमानित दूध उत्पादन कितने मिलियन टन में हुआ था, तो इसका फर्स्ट ही राइट होगा, 121.8 मिलियन टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में जो दूध के आंकड़े हैं, दूध उत्पादन के कुल कितने मिलियन टन में है, ये आपको सारी जानकारी पढ़कर जाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर नए आंकड़े पूछे जाएंगे, न कि पुराने आंकड़े पूछे जाएंगे। पुराना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे आपको ये फायदा मिलता है कि हमारे को वर्तमान के आंकड़े भी सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो वर्तमान के आंकड़े बहुत ही अति आवश्यक रहते हैं, कि दूध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, या कौन सा पशु किस स्टेट में सबसे फर्स्ट है, या सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में कौन सा जिला है। इसी हिसाब से राजस्थान के बारे में भी अच्छे से आपको जानकारी जानकर जाना, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रही, ज़बरदस्त क्लास रही आज की, और भी अपन क्लास के अंदर बहुत ही विधिवत तरीके से आज से अपनी पहली क्लास थी ये पशुपालन की, और रेगुलर इसी प्रकार से बहुत ही शानदार अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की। आज थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज थोड़े हल्के क्वेश्चन से कल थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, और एग्जाम तक आपके बहुत ही अच्छी तरीके से पशुपालन को कवर करेंगे। रेगुलर क्लास देंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आज क्लास आएगी, रेगुलर क्लास आएगी। इसलिए चैनल को जिसने भाई सब्सक्राइबर नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, और लाइक के साथ बहुत ही शानदार तरीके से अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि आपको बहुत कुछ इस क्लासों में सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।